ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली गलती तो वो जावर में समझौता करते समय जो है आकर के और कह दिए कि हाँ कर लेंगे, बात की बात में लिखी जाएगी, और इनकी यहाँ बूंदी में बस। बूंदी का राजा है जिसका नाम क्या है? बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह की पत्नी है, उसका नाम क्या है? अमर कंवर। और ये अमर कंवर कौन है? जयसिंह की बहन है। अमर कंवर कौन है? जयसिंह। यानी सवाई जयसिंह की बहन अमर कंवर का विवाह बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से हुआ है। बुद्ध सिंह और अमर कंवर के कोई संतान नहीं थी। बुद्ध सिंह ने अपने एक जागीरदार का पुत्र जिसका नाम था दलेर सिंह, अपने जागीरदार के पुत्र जिसका नाम था दलेर सिंह, उसको गोद ले लिया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए, बूंदी का राजा ये बनेगा। इनको लगा कि बहुत अच्छा हो गया। इन्होंने जो है अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अपनी पुत्री का विवाह दलेर सिंह, सवाई जयसिंह। बहन तो है अमर कंवर, बहन से तो संतान हुई नहीं है, गोद ली हुई संतान है, उससे अपने पुत्री का विवाह कर दिया दलेर सिंह से, क्योंकि दलेर सिंह राजा बनेगा। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही? दलेर सिंह राजा बनेगा तो इन्होंने अपनी बहन, अपनी पुत्री का विवाह जो है वो दलेर सिंह से कर दिया। लेकिन बुद्ध सिंह की एक रानी और थी, जिसका रानी का नाम था चुड़ावत रानी। चुड़ावत जिसकी रानी थी उसका नाम था चुड़ावत रानी। उसके अचानक संतान हो गई और उस संतान का नाम क्या था? उमेद सिंह। उससे अचानक संतान होगी जिसका नाम था उमेद सिंह। तो बुद्ध सिंह ने इस रानी को समझाया, अमर कंवर को, कि भाई तेरे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, तेरी दूसरी रानी जो है उससे उमेद सिंह हो गया, अब अपन इस दलेर सिंह को क्यों ले? ये तो किसी जागीरदार का है पुत्र, अपना तो खुद की संतान होगी तो अपन गोद क्यों ले? इन्होंने कह दिया कि अब दलेर सिंह हमारा राजा नहीं और हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उमेद सिंह। समझ में आया? दलेर सिंह से शादी हो रखी। अब सवाई जयसिंह फंस गए, पुत्री से शादी कर दी, वो तो छोटा सा जागीरदार बैठना तो बीच शक्तिशाली है सवाई जयसिंह। दूसरी पुत्री नहीं थी। इन्होंने जो है दलेर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित, उन्होंने कहा नहीं, शासक तो कौन बनेगा? दलेर सिंह, शासक दलेर सिंह। अमर कंवर अड़गी ने शासक तो उमेद सिंह बनेगा, हमारा खुद का पुत्र है, हम क्यों बेकार में दूसरे के संतान को गोद लेकर के राजा बनाएंगे जब हमारे खुद के पुत्र है? भाई इससे खुद से नहीं तो दूसरी रानी जो है उससे तो संतान है, तो यहाँ परिवार के अमर कंवर भी इसके सपोर्ट में थे। अमर कंवर भी इसके सपोर्ट में। अब सवाई जयसिंह ने जो है क्या किया? सेना निकल के आया बहन के ससुराल। ये इंटरफेरेंस जो लगता है बहुत खतरनाक। सेना लेकर के आया और दलेर सिंह को गद्दी पर बैठा। कोई उमेद सिंह ने तुम्हारा पुत्र नहीं, ये सब दलेर सिंह को मैंने अपने पुत्र का विवाह कर दिया और ये गद्दी पर बैठा। अमर कंवर ने एक बहुत बड़ी चाल खेली जो कि इसके न केवल इसके लिए बल्कि समस्त राजपूतों के लिए सबसे खतरनाक चाल। वो चाल कौन सी थी? अमर कंवर ने जो है मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, जो मराठा अभी तक राजस्थान की तरफ मराठों का ध्यान है नहीं था, वो मराठे दक्षिण में घूम गए थे, वहीं से लूटपाट करे। इसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को 6 लाख रुपए का गिफ्ट भेजा। उस समय 6 लाख रुपए बहुत ज्यादा रकम है, आज के हिसाब से कैसे तो 6 लाख रुपए भेजे, राखी भेजी और उसको कहा कि तुम मेरे बेटे उमेद सिंह को गद्दी पर रखाओ। अमर कंवर ने उमेद सिंह अमर कंवर वाज द फर्स्ट लेडी, राजस्थान की पहली महिला जिसने मराठों को राजस्थान आमंत्रित किया। मराठों का राजस्थान में पहला हस्तक्षेप
कौन सी रियासत में हुआ? बूंदी रियासत, क्योंकि ये कहाँ की रानी है? ये क्वेश्चन 50 नंबर एग्जाम से हुए। राजस्थान में मराठों का पहला हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ? मराठों को सबसे पहले किसने आमंत्रित किया? अमर कंवर ने अपने पुत्र उमेर सिंह को गद्दी पर। मल्हारराव होलकर सेना लेकर के आए, ये तो ऐसे फ्री बैठे थे, पैसा कोई दे दे तो चलो। मल्हारराव होलकर सेना लेकर के आए और दलेर सिंह को हटाया और उमेर सिंह को बैठाया, वापस रवाना। लालू सेना को आगे बस चलो। सवाई जयसिंह कहाँ मानने वाली? सवाई जयसिंह फिर आए, उमेर सिंह को हटाया और दलेर सिंह को वापस बैठाया। इसको साथ ले जाते थे। हाँ, युद्ध करते थे तो युद्ध होता था उसके अंदर। सवाई जयसिंह वापस आया और जो सेना वैना थी उनको दो चार थोड़ा सा वॉर होती वो समझ जाते कि ये जीतने वाले थे, वापस दलेर सिंह को बैठा। अमर कंवर ने मराठों से फिर संपर्क किया, मराठे के लाओ पैसे दोबारा बैठाना पैसे। ये समझ में आ गया कि ये तो अपने गलत चाल चली, तो मराठे पता चल गया कि हमारे यहाँ लूजपोज सब है। राजपूतों के लूजपोज मराठों को सामने आ गए कि राजपूत आपस में लड़ रहे हैं और इनके अंदर शक्ति नहीं है, पैसा है, पैसा यहाँ से आसानी से आ सकता है। तो राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो सबसे ज़्यादा सफर किससे करे थे? मराठे क्या है? चौथ दीजिए, या तो हमें चौथ दो और नहीं तो हम अटैक करेंगे और हम मारेंगे, या फिर चौथ दो। आय का चौथाई हिस्सा हमें टैक्स के रूप में। मराठों की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि मराठों के पास में शासन तो था, अपने पढ़ा है, शासन के साथ में प्रशासन का विकास करना वो भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। अपने बार बार पढ़ा, इसने प्रशासन का विकास किया, कर प्रणाली का विकास किया, दंड व्यवस्था का विकास किया। मराठों ने दक्षिण में लंबे चौड़े क्षेत्र में शासन को स्थापित कर लिया, लेकिन प्रशासन विकसित नहीं करता है। मराठों के पास में आय का कोई सोर्स नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? लूट लो और कोई साधन है, वो तो प्रशासन हो गया ना। कर इकट्ठा कौन करे? कितना कर लगाए? कर लग कर के आना, पूरा सिस्टम डेवलप करना, ये भी कोई दुकान है, इजी बात नहीं। सिर्फ लड़ना आता है, इनको लड़ना आता था, बस आओ और हाथों जल्दी पैसा आ रहा है तो क्यों कर। किसी व्यक्ति को बगैर दुकान खोले ही अगर मान लो 1000 रुपये रोज मिल रहे तो उसको दुकान खोले क्यों बैठे? इनको तो बस दिखाई दिया कि ये अटैक करो। एक सिर्फ बीकानेर रियासत थी और एक जैसलमेर रियासत जो मराठों के चौथ से बच गई। मराठों ने कभी चौथ नहीं, बल्कि राजस्थान की हर राजपूत रियासत से मराठों ने चौथ वसूला, जमकर वसूला। अपन आगे बढ़ेंगे, बार बार हमें युद्ध मराठों से, अब यहाँ जयपुर में मराठों से युद्ध होना, सारा युद्ध मराठों का मेन टारगेट कौन सा था? जयपुर, पूरी रिच स्टेट था। बीकानेर एक तो बहुत दूर पड़ गया, हालांकि बीकानेर भी स्टेट तो मजबूत था लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हुई। अब क्या है कि मल्हारराव होलकर को जो दोबारा कहा तो मल्हारराव होलकर ने पैसे मांगे तो ऐसे महारानी समझ के कैसे तो हुई, तो फिर दलेर सिंह दिल्ली पर बैठा। जब तक सवाई जयसिंह जिंदा रहा तब तक दलेर सिंह बैठा, और जैसे ही सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई तो फिर बूंदी की सेना ने जो है वो दलेर सिंह को हटा करके और निगल उत्तराधिकारी किसको बना दिया? तो बूंदी में और सवाई जयसिंह ने बूंदी के साथ में हमेशा के लिए क्या कर लिया? एक तरह से दुश्मनी इसकी बूंदी की और जयपुर। क्यों? क्योंकि बूंदी को ये लगा कि सवाई जयसिंह ने जो है तानाशाही करके हमारे यहाँ से हमारे घर में पंचायत होती है, हमारा राजा कौन बनेगा वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, आप कौन होकर देगा। और उसने अपनी पुत्री का विवाह करके बूंदी के अंदर हस्तक्षेप सवाई जयसिंह की एक बहुत बड़ी गलती थी। सवाई जयसिंह की एक बहुत बड़ी गलती। उसके बाद में तीसरी घटना इनके समय की देखें, वो आती है हुडा सम्मेलन। अब ये हुडा सम्मेलन हो क्यों रहा है? मराठों के लिए, मराठों के लिए हो रहा है एक हो गया हुडा सम्मेलन। राजपूत एक होने का प्रयास करेंगे कि मराठे आकर के और लूटपाट करके चले जाते हैं। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर। हुडा गांव में आयोजन किसने किया था? सवाई जयसिंह ने, क्योंकि सवाई जयसिंह मराठों से पीड़ित हो रहे हैं। आयोजन किसने किया हुडा सम्मेलन का? सवाई जयसिंह ने।
अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने। ये हुडा सम्मेलन इसीलिए बुला है कि सभी राजपूत राजा इस सम्मेलन में आए और इन्होंने एकमत होकर डिसाइड किया कि हम मराठों से सामूहिक लड़ेंगे, साथ मिलकर के मराठों का मुकाबला करेंगे। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल तो हो गए बहुत ज़्यादा कम, मराठे शक्तिशाली है। देश में 50 सालों तक मराठों का ही वर्चस्व रहा। मुगल बादशाह भी कौन बनेगा ये मराठी बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव ये डिसाइड करते हैं। महादाजी सिंधिया, मल्हारराव होलकर, जसवंत राय गायकवाड़ ये बड़े बड़े शक्तिशाली मराठा सरदार जिनका 30-40 साल तक देश पर वर्चस्व रहा। इस समय मराठे जो है वो राजपूत राजाओं के हर रियासत पर अटैक कर रहे हैं और हर रियासत से चौक वसूल है कि आपकी आय अगर 4 करोड़ है तो 1 करोड़ रुपये हमको दो तो हम आप अटैक नहीं करेंगे, नहीं तो आओ बारे 1 करोड़ रुपये दे दो तो हम चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सरदार आ गया, आपने एक को देखे थोड़ा दूसरा के मुझे दो देखो। ऐसे मराठों राजपूतों के लिए समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए अपन आगे बढ़ेंगे। पानीपत का खंड बैठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठे, एक भी राजपूत शासक मराठों के साथ नहीं है, क्योंकि मराठों ने हर रियासत से रिक्वेस्ट की आप हमारा सहयोग कीजिए, लेकिन एक भी राजपूत शासक मराठों के साथ नहीं, क्योंकि राजपूत बुरी तरह से प्रताड़ित थे। किनसे? मराठों से। जो प्रताड़ित है क्योंकि आए दिन मराठा सरदार आ गए, आय का चौथा हिस्सा लड़ाई करते हैं राजपूत तो कभी जीतते हैं तो हार जाते हैं, क्योंकि उनको पनिशमेंट और देना पड़ता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे जैसे ही अपने राजाओं को पनिशमेंट और देना पड़ता है। ये हुडा सम्मेलन राजपूतों ने बुलाया था। भीलवाड़ा के हुडा गांव में सवाई जयसिंह ने इसका आयोजन किया था। जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका उद्देश्य मराठों का सामूहिक मुकाबला करेंगे। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची हुई यहाँ पर, लेकिन जैसा जनरली होता है जैसे ही सम्मेलन खत्म हुआ सभी अपने अपने रियासत में गए और भूल गए। राजपूत वहाँ मराठे वहाँ टेक रहे तो वो जाने जैसे सम्मेलन विफल रहा। जब तक थे तब तक तो कहा कि हम सामना करेंगे सामूहिक, लेकिन कोई थोड़ा सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं। ये सवाई जयसिंह के समय की जो है पॉलिटिकल उपलब्धियाँ नहीं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चरल उपलब्धियाँ इसकी इतनी ज़्यादा है। सवाई जयसिंह ने जो है 18 नवंबर 1727 को कौन सा शहर बसाया है? जयपुर शहर बसाया है। आपको आश्चर्य होगा कि जयपुर शहर और जयपुर के परकोटे यूनेस्को ने अभी 2019 विश्व धरोहर में शामिल किया। यानी जयपुर सिटी का जो अंदर का सिटी है, जो परकोटे के अंदर अंदर दरवाजे से, उनके अंदर मेंटेनेंस, रख रखाव, देख रेख वो सारा किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को। किसी साइट को यूनेस्को अगर अपने दिन देता है तो फिर सारी उसकी देखभाल, मेंटेनेंस, खर्च सारा कौन करता है? यूनेस्को। अहमदाबाद के बाद में जयपुर भारत का दूसरा जिला है, जिसको दूसरा शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में, विश्व धरोहर में, एक शहर है अहमदाबाद, ओल्ड अहमदाबाद से, वो भी विश्व धरोहर में है, और दूसरा जयपुर विश्व। इससे जो आय होती है वो भी यूनेस्को देता है। यूनेस्को ही सारा मेंटेनेंस, सिटी के अंदर देखभाल करना, सिटी की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। अब सिटी के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपना मकान भी बनाता है, तुड़वाता है, तो उसको वापस पिंक रंग से रंगवाना, उसको उसी पैटर्न के अंदर बनाना जैसे कि पुराने ज़माने में बना हुआ था। ये जयपुर में रूल्स बन गए। इसके अलावा सवाई जयसिंह जो है ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। जीज मोहम्मद साहिब जैसे तारिका नाम से दो फेमस किताबें हैं इनकी, ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान पर लिखी। भारत के सबसे बड़े ज्योतिषों में आते हैं। 5 जंतर मंत्र बनवाए थे इन्होंने। पहला क्रम से याद करना है, पहला दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा मथुरा, चौथा बनारस, 5वां उज्जैन। इसमें जो जयपुर जंतर मंत्र है आपने देखा होगा, जयपुर जो है, जयपुर जंतर मंत्र जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो यानी दूसरी चीज़ इनकी और आगे। और जयपुर जंतर मंत्र में आगे अपन कल्चर में देखेंगे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि हम मौसम की जानकारी, पूरे विश्व के समय की जानकारी वो सब प्राप्त करते हैं। हालांकि अपन जब देखने जाते हैं तो मुझे तो पत्थर लगते हैं कि पत्थर पड़े हुए, कोई जब तक वो अगर सही ढंग से उनको देखें, लोग मैंने देखे जंतर मंत्र देखने चलते हैं 2 मिनट का लिख के आ जाते हैं, लेकिन जंतर मंत्र को देखने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं।
वहाँ जो समय है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अनुसार पूरे वर्ल्ड का समय पता कर सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं। जंतर मंतर बहुत मतलब विज्ञान का एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारे जो है जयपुर में जो है मानसागर झील बनवाई, बहुत सारे इनकी कल्चर जो थोड़े बहुत अपन यहाँ ले लेंगे, बाकी कल्चर के अंदर उस तरह से ये सवाई जयसिंह हो जाता है। 1743 में मृत्यु होती है, तो इनका पुत्र कौन बनेगा? ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठेगा। अब आगे वो झगड़ा वापिस ईश्वरी सिंह और उधर कौन रहा? माधो सिंह कहता है मैं ईश्वरी सिंह कहता है। फिर माधो सिंह का आता है अपने ननियाल मेवाड़, बूंदी पहले से दुश्मनी में है, बूंदी को साथ ले लेगा। मराठों का आप और ईश्वरी सिंह पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चांद कमर और सूरज कमर की स्टोरी सबको पता है। आगे चलिए, सवाई जयसिंह का सेकंड स्टेप जाटों का दमन 1921-22। हेडलाइन जाटों का दमन 1921-22। जाटों का दमन 1921-22। असल 1721-22 जाटों का दमन 1721-22। इसमें लिखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ चूड़ामन व बदन सिंह जाट ने विद्रोह किया था। चूड़ामन व बदन सिंह जाट ने विद्रोह किया था। चूड़ामन व मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ चूड़ामन जाट और बदन सिंह ने विद्रोह किया था। रंगीला ने सवाई जयसिंह को विद्रोह दबाने का आदेश दिया। रंगीला ने सवाई जयसिंह को विद्रोह दबाने का आदेश दिया। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को अपने साथ मिला लिया। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को अपने साथ मिला लिया। बदन सिंह को अपने साथ मिला लिया। अपने साथ मिला लिया और चूड़ामन को पराजित किया। चूड़ामन को पराजित किया। बाद में बदन सिंह को डीग की जागीर दी। डीग भरतपुर के अंदर ही है। डीग की जागीर दी। हाँ, अब तो जिला बनेगा, बना नहीं। डीग की जागीर दी। उन्हें ब्रजराज की उपाधि देकर राज तिलक किया। उन्हें ब्रजराज की उपाधि देकर उन्हें ब्रजराज की उपाधि देकर राज तिलक किया। हाँ, बदन सिंह का राज तिलक सवाई जयसिंह ने किया। बदन सिंह का राज तिलक किया तथा 1723 में नया शहर भरतपुर बसा। 1723 में नया शहर भरतपुर बसा। नया शहर भरतपुर बसा। अगला पॉइंट, बूंदी में हस्तक्षेप। बूंदी में हस्तक्षेप। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी बहन अमर कंवर का विवाह। इनकी बहन अमर कंवर का विवाह। अमर कंवर, बहन अमर कंवर का विवाह बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से हुआ था। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से हुआ था।
बुद्ध सिंह अमरकंवर का विवाह बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से हुआ था। इनके संतान न होने पर इन्होंने जागीरदार पुत्र दलेल सिंह को गोद ले लिया। जागीरदार पुत्र दलेल सिंह को गोद ले लिया। दलेल सिंह को गोद ले लिया। सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री की शादी दलेल सिंह से कर दी। सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री की शादी दलेल सिंह से कर दी। सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री की शादी दलेल सिंह से की। क्लियर है यहाँ तक की घटना। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। इसी दौरान पैराग्राफ चेंज कर। इसी दौरान बुद्ध सिंह की चुड़ावत रानी से संतान हुई। नाम क्या हुआ? उमेद सिंह। नाम उमेद सिंह रखा गया। उसको राजा बनने से पहले ही हो गया था। दलेल सिंह को राजा बनने से पहले। हाँ, दलेल सिंह को राजा बनने से नाम उमेद सिंह रखा गया। और बुद्ध सिंह व अमर कंवर ने उमेद सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बुद्ध सिंह व अमर कंवर ने उमेद सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उमेद सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब सवाई जय सिंह ने हस्तक्षेप कर दलेल सिंह को बूंदी का राजा बना दिया। सवाई जय सिंह ने हस्तक्षेप कर दलेल सिंह को बूंदी का राजा बना दिया। समझ में आ रहा है सबको कहानी? पैराग्राफ को फिर चेंज करके नाराज होकर अमर कंवर ने मराठा सरदार मल्हारराव होलकर मराठा सरदार मल्हारराव होलकर मराठा सरदार मल्हारराव होलकर को 6 लाख रुपए राखी बेचकर सहयोग मांगा। मल्हारराव होलकर को 6 लाख रुपए राखी बेचकर सहयोग मांगा। होलकर ने सहयोग मांगा। होलकर ने उमेद सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। होलकर आया सेना लेकर के उमेद सिंह को बैठा दिया। होलकर ने उमेद सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। क्लियर है ना सबके? तो सवाई जय सिंह ने तुरंत पुनः हस्तक्षेप कर
सवाई जयसिंह ने तुरंत पुनः हस्तक्षेप कर दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया था। जो सवाई जयसिंह के जीवित रहने तक गद्दी पर रहे, सवाई जयसिंह के जीवित रहने तक गद्दी पर रहे। जीवित रहने तक गद्दी पर। क्लियर है? कोई अगला आ जाइए, कुरुड़ा सम्मेलन। अगला पॉइंट कुरुड़ा और कुरुड़ा सम्मेलन। अगला पॉइंट कुरुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा। कुरुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734। कुरुड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ है? भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 कुरुड़ा सम्मेलन। पहले आपको चर्चा कर दीजिए कि सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था। इस सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था। सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था। अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने की। अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने की। अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने की। जगत सिंह सेकंड ने की। उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य मराठों का सामूहिक मुकाबला करना। मराठों का सामूहिक मुकाबला करना। परंतु आपसी फूट से सम्मेलन असफल रहा। परंतु आपसी फूट से सम्मेलन असफल रहा। आपसी फूट से सम्मेलन असफल रहा। आपसी फूट से सम्मेलन वो अश्व में किया जाता है। हाँ, अशुभ। चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ 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 यज्ञ 1743। अश्वमेघ यज्ञ 1743 43 अश्वमेघ यज्ञ। तो इसमें लिखिए सवाई जयसिंह अश्वमेघ यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। अश्वमेघ यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। इन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस में अंतिम हिंदू शासक थे। इन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस में अश्वमेघ यज्ञ, सवाई जयसिंह अश्वमेघ यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। अश्वमेघ यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। इन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस में पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ किया।
अश्वमेघ रत्नाकर के नेतृत्व में अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब तो समझते हैं ना, क्या चीज है? घोड़ा। घोड़ा छोड़ता है, घोड़ा घूमता घूमता जहां जहां पहुंच जाए वो जो से पकड़ देता है उसे। तो घोड़ा जैसे ही जो है तो भंडारेस गांव में पहुंचा, तो भंडारेस का ठाकुर था जिसका नाम था दीप सिंह कुम्हाड़ी। उस दीप सिंह कुम्हाड़ी ने वो घोड़ा पकड़ लिया और पकड़ते सवाई जयसिंह की सेना गई, युद्ध हुआ, दीप सिंह कुम्हाड़ी से मारा गया। फायदा क्या होता है इस यज्ञ से? फायदा क्या? ये है कि आपका राज्य विस्तार हो रहा है, आपको अपनी शक्ति पर विश्वास है। घोड़ा छोड़ दो, जो पकड़ेगा उससे ताकतवर के पास चला गया है। ताकतवर ना हो गया, ताकतवर युद्ध तो उसी वजह से, तभी तो युद्ध होगा, नहीं तो युद्ध क्यों? भंडारेज के ठाकुर दीप सिंह कुम्हाड़ी ने इस घोड़े को रोका था। भंडारेज के ठाकुर, भंडारेज गांव का नाम है जयपुर का। भंडारेज के ठाकुर दीप सिंह कुम्हाड़ी, कुम्हाड़ी पर कुम्हाड़ी, भंडारेज के ठाकुर दीप सिंह कुम्हाड़ी, दीप सिंह कुम्हाड़ी, कुम्हाड़ी हाँ, दीप सिंह कुम्हाड़ी ने घोड़ा रोका, युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। हाँ ठाकुर। पहले राज्य विस्तार का तरीका यही था, मेरा राज्य सारी बीकानेर सिटी तक, अब मैं चाहता हूँ शुरू तक फैल जाए, घोड़ा छोड़ देते नहीं चलता तो पीछे से धक्का देने का कुछ नहीं। आगे के सांस्कृतिक उपलब्धि आगे युद्ध, दीप सिंह कुम्हाड़ी मर गया, दीप सिंह कुम्हाड़ी की मृत्यु हुई और राजा का क्षेत्र हो गया। भाई जनरली तो अपने अपने राज्य में घुमाता है, तो छोटे छोटे ठाकुर पहले से पैसा लिए हुए वो लिए हुए खड़े रहते हैं, मिठाई लिए हुए क्या वो साहब जी आगे। अब किसी का खुरापाती होती है कि मैं तो रोकूंगा, और उसको पता है कि मेरा हारना तो है, मृत्यु भी निश्चित, लेकिन कईयों को खुरापात होती है। बाकी तो घोड़ा कहाँ घूमेगा, उसके राज्य में घूमेगा, और राज्य के अंदर सारे ठाकुर उसको जानते हैं, सब उसको मिठाई लिए हुए खड़े रहते हैं, पैसा लिए हुए खड़े रहते हैं कि हाँ साहब आओ घोड़े को मिठाई लिए। जिसने घोड़ा नहीं रखा वो उसके अधीन है, वो उसके अधीन, जिसने घोड़ा नहीं रखा इसका मतलब उसने उसकी अधीनता को स्वीकार। आगे लिखे सांस्कृतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां। पहला पॉइंट, सवाई जयसिंह ने 17 नवंबर 1727 को 18 नवंबर सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को नया शहर जयपुर बसाया था, नया शहर जयपुर बसाया था। जयपुर का नक्शा विद्याधर शास्त्री ने तैयार किया, जयपुर का नक्शा विद्याधर शास्त्री ने तैयार किया। विद्याधर शास्त्री ने तैयार किया। 9 आड़ी व 9 सीधी रेखाओं पर बसा चौपड़ जैसा है। 9 आड़ी और 9 सीधी, 9 आड़ी और 9 सीधी रेखाओं पर बसा चौपड़ नुमा है। चौपड़ होता है ना पासा, 9 आड़ी व 9 सीधी रेखाओं पर बसा चौपड़ नुमा। चौपड़, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ है ना, जयपुर के अंदर जाते हैं तो एरिया का चौपड़, चौपड़ नुमा करते। आगे चौपड़ नुमा करती, चौपड़ नुमा आकृति में है। चौड़ी सड़कों के कारण पूर्व का पेरिस कहलाता है। चौड़ी सड़कों के कारण पूर्व का पेरिस कहलाता है। चौड़ी सड़कें जयपुर के लिए पूर्व का पेरिस कहलाता है।
6 जुलाई 2019 डेट ध्यान रखना, 6 जुलाई 2019, 6 जुलाई 2019 जयपुर शहर और परकोटे को, जयपुर शहर और परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। जयपुर शहर और परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। जयपुर शहर और परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। अहमदाबाद के पश्चात दूसरा शहर है, अहमदाबाद के पश्चात दूसरा शहर जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ, दूसरा शहर जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ। इंडिया के 2 ही जिले ना, इंडिया के 2 ही शहर विश्व धरोहर। अंग्रेज बिशप हैबर ने, अंग्रेज बिशप हैबर, बिशप हैबर, अंग्रेज बिशप हैबर ने जयपुर शहर या जयपुर के परकोटे की तुलना, जयपुर के परकोटे की तुलना, जयपुर के परकोटे की तुलना रूस की क्रेमलिन दीवार से की। क्रेमलिन, क्रेमलिन, रूस की क्रेमलिन दीवार से की थी। जयपुर का जो परकोटा है वो रूस में जो क्रेमलिन की दीवार है उससे मिलता जुलता, क्रेमलिन की दीवार से की थी। परकोटे की तुलना रूस के क्रेमलिन की दीवार से की थी। पैराग्राफ चैन कर देखिए, पैराग्राफ चैन कर। सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने पंडित जगन्नाथ से खगोल विज्ञान को सीखा था। पंडित जगन्नाथ, सवाई जयसिंह ने पंडित जगन्नाथ से खगोल विज्ञान को सीखा था। खगोल विज्ञान को सीखा था और खगोल शास्त्र पर 2 चर्चित किताबें लिखी, 2 किताबें लिखी। खगोल शास्त्र पर 2 किताबें लिखी हैं? नहीं, किताबें खगोल विज्ञान कोर्स में, खगोल विज्ञान पर 2 किताबें लिखी। इसकी ये किताब प्राय पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत फेमस किताब है ये, जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही। इसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित किया। इसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित किया। मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित किया। इसमें नक्षत्रों की गणना की शुद्ध सारणी लिखी हुई है। नक्षत्रों की गणना की, नक्षत्रों के गणना की शुद्ध सारणी लिखी हुई है। नक्षत्र गणना की शुद्ध सारणी, कौन सा नक्षत्र आसमान में कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा। ये किताब आज भी बहुत फेमस किताब, एक किताब जीज मोहम्मद शाही। दूसरी किताब लिखी है इनकी है नक्षत्रों की गणना की शुद्ध सारणी लिखी हुई है। दूसरी किताब है जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका, कारिका, जय सिंह कारिका, ज्योतिष विज्ञान पर लिखी हुई है। जय सिंह कारिका ज्योतिष विज्ञान पर लिखी हुई है।
पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने लॉग टेबल होती है ना साइंस में, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने लॉग टेबल का अनुवाद किया। लॉग टेबल जो आते हैं ना, लॉग निकालना, केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में लॉग निकालना। लॉग टेबल का संस्कृत में अनुवाद किया। लॉग टेबल का संस्कृत में अनुवाद किया। नाम विभाग सारणी रखा। नाम विभाग सारणी। लॉग टेबल का लॉग टेबल होते हैं केमिस्ट्री में, लॉग देखते हैं तुम निकालते हैं ना, केमिस्ट्री में इक्वेशंस वगैरह निकालते हैं, लॉग टेबल्स आती है। अनुवाद किया। विभाग सारणी, विभाग सारणी, नाम रखा विभाग सारणी। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए। सवाई जय सिंह ने देश में 5 जंतर मंतर बनवाए। वेधशाला जिसको कहते हैं, विभाग सारणी। हाँ, विभाग, नाम विभाग सारणी। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं या जंतर मंतर बनवाए। 5 वेधशालाएं या जंतर मंतर बनवाए। जंतर मंतर मैं जिस सीक्वेंस में लिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद रखना है। वो पूछेगा एग्जाम्स के अंदर, सीक्वेंस से बताइए सबसे पहले कहाँ बनी थी, सबसे लास्ट। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। पहली दिल्ली में, दूसरी जयपुर में, तीसरी मथुरा, चौथी बनारस, 5वीं उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, मथुरा। अगर के जयपुर जंतर मंतर, जयपुर जंतर मंतर को दो 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। जयपुर जंतर मंतर भी विश्व धरोहर में है। अगला पॉइंट, इन्होंने जयपुर की मानसागर झील, अगला पॉइंट पैराग्राफ चेंज करते, जयपुर की मानसागर झील। मानसागर झील लिखा हुआ है जयपुर में। आमेर किला है, आमेर किले के बिल्कुल सामने जहाँ एक महल बना हुआ है बीच के अंदर, देखा होगा। आमेर किला तो देखा होगा ना कभी। पूरा राजस्थान घूम कर क्या होता है कि राजस्थान जी के वैसे तैयार हो जाए। आमेर किला जाओगे तो आमेर किले के अपोजिट में झील बनी है। झील का नाम है मानसागर झील। उस झील के मध्य में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है जल महल। ये जल महल भी सवाई जय सिंह के बनाया। और जल महल क्यों बनाया? बनारस से जो ब्राह्मण आए थे युद्ध करने के लिए, अश्वमेध युद्ध, तो उनको खिलाने के लिए। तो लिखिए, इसने जयपुर की मानसागर झील के मध्य जल महलों का निर्माण करवाया। मानसागर झील के मध्य, मानसागर झील के मध्य जल महल का निर्माण करवाया। अब आइंदा से कभी आपको घूमने का मौका मिले, जैसे सिटी पैलेस जाने का मौका मिलता है, आमेर किला देखने को मिलता है, तो आप सामान्य व्यक्तियों की तरह देख के मत आइए क्या अलग कमरा मैं देखता हूँ क्या 2 मिनट के अंदर देख लेता हूँ। वहाँ फोटो लगा हुआ है, राजा का नाम लिखा हुआ है, उसने क्या किया वो सब वहाँ पर लिखे होते हैं। तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लेकर के सिटी पैलेस का अच्छी तरह से विजिट कीजिए, आमेर किले का अच्छी तरह से विजिट कीजिए, मेवाड़ का उदयपुर का सिटी पैलेस जाइए, और जो राणा प्रताप संग्रहालय है वहाँ जाइए। बीकानेर का कभी म्यूजियम देखने का मौका पड़े, जो म्यूजियम सर्किल का आगे से रोज निकलते, या बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किले के अंदर जो संग्रहालय, तो काफ़ी चीज़ें जानकारी। आगे लिखिए नेक्स्ट, जल महलों का निर्माण कराया और यज्ञ वाले ब्राह्मणों को ठहराया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को ठहराया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को ठहराया। अगला पॉइंट, इन्होंने मराठों से बचाव हेतु, अगला पॉइंट, इन्होंने मराठों से बचाव हेतु
मराठों से बचाव हेतु जयपुर में सुदर्शनगढ़, जयपुर में सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ ऑब्लिक ऑब्लिक करके नया नाम आ जाएगा इसका, नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़ ऑब्लिक नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था मराठों से बचाव हेतु। अगला पॉइंट, वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर जयपुर में स्थापित करवाई। वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर जयपुर में स्थापित करवाई। वृंदावन से गोविंद देव जी मूर्ति लाकर जयपुर में स्थापित करवाई। वह गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। गोविंद देव जी का मंदिर, सब इसमें गोविंद देव जी